ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ बॉन्ड। ध्यान दो बेटा, जैसे ये हमारे हाथ में एक स्ट्रक्चर है, मान लो कुछ भी है, मान लो सपोज करो एथेन है, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 हो जाएगा। अब ऐसे है, ठीक है, तो ये एथेन का स्ट्रक्चर है। अब ऐसे 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 करते रहो। मोमेंट्री, मूवमेंट का तो तत्क्षणिक, तात्कालिक, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि ऐसे है तो ऐसे बहुत देर तक रहेगा, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को लोग क्या कहेंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्यों एराइज होगा, तो ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ, ये क्यों हटने रहे जी, ये हट क्यों नहीं रहा है, अरे हैंग लिख तो रहा है, तो क्यों नहीं हटाने के लिए हैंग कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, अब जैसे ये एथेन हम लोग लेते हैं, ये लिख तो रहा है, अगर हैंग कर रहा था तो लिखता भी नहीं। ये एथेन है, यहां पर इसको H1 ये 1 1 कर रहे हैं, इसको 2 2 कर रहे हैं, ठीक है। इसको C1 C2 कर दे रहे हैं। एंगल बिटवीन H1 C1 C2 एंड H2 C2 C1 is dihedral angle, is dihedral angle। ये ध्यान देना बेटा, जैसे ये ध्यान दो, ये H1 हो गया, C1 हो गया, ये क्या हो गया C2, तो ऐसे ये पेन हमें दो, ये ध्यान देना बेटा, ये जैसे मान लो ये सपोज करो H1 हो गया C1, ये हो गया C2, तो ये H1 C1 इधर C2 है, यहाँ पर क्या है H2 C2, ये क्या है C1, ऐसे। तो ऐसे इनके बीच, जैसे इनके बीच में जो एंगल है पैरेलल दिख रहा है ना, तो एंगल क्या है 0, कुछ एंगल आ गया, कुछ और आ गया, कुछ और आ गया, कुछ और आ गया, ये पैरेलल दिख रहे हैं एंगल 0। तो इनके बीच में जो एंगल दिख रहा है H1 C1 C2 H2 C2 C1 के बीच में, इस एंगल को क्या कर रहे हैं, डायहेड्रल एंगल कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर अब साहार्स स्ट्रक्चर, साहार्स स्ट्रक्चर, यहां पर ध्यान दो, आ जाओ बेटा, ये ध्यान देना, H1 H2 H3 H1 H2 H3। अब ध्यान दो, ये लगभग क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं ना, ये लगभग क्या दिख रहे हैं, ऐसे पैरेलल दिख रहे हैं। यहाँ पर इसको हम लोग 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, कितने से 60। ये C नीचे वाला आप वैसे ही रखेंगे जैसे था, H1 H2 H3। अब चाहे आप 60 डिग्री से ऐसे रोटेट कर दो, चाहे ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा H2 H1, ये क्या हो जाएगा H3। तो इसको हम लोग कहेंगे इक्लिप्स, क्या कहेंगे बेटा, इक्लिप्स स्ट्रक्चर। और इसको क्या कहेंगे, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, या कन्फॉर्मेशन कह सकते हो, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। हो गया। न्यूमैन स्ट्रक्चर,
न्यूमैन स्ट्रक्चर। तो यहां पर ध्यान दो ऐसे, ये ध्यान दो, ये इसको ऐसे देखो, ये C H1H2H3, ये मतलब CH2H, ठीक है, H1H2H3, ये CH1H2H3 ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ये आपको दिखाया जा रहा है। अब ये सेम फिंगर पैरेलली दिख रही ना, पैरेलली दिख रहे हैं, तो ये क्या है, इक्लिप्स। ऐसे रखो, स्टैगर्ड। अब एक ये क्या है, सहार से स्ट्रक्चर है। एक न्यूमैन में ऐसे दिखा रहे हैं, ध्यान दो, जो ऐसे दिखा रहे थे अब ऐसे दिखा रहे हैं। ये पैरेलल है ना, ये क्या है, इक्लिप्स। क्या, और एक को अफिक्स किया, दूसरे को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, ये क्या है, स्टैगर्ड। यहां पर ये भी कार्बन आपको दिख रहा है, ये भी कार्बन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहां पे आगे वाला दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, देखो, न्यूमैन, ये चून, ठीक है। और ये जो पीछे वाला कार्बन है, ऐसे इसका ना तो कार्बन दिखेगा ना तो हाइड्रोजन दिखेगा, ऐसे दिख रहा है नहीं, लेकिन आप दिखाएंगे हल्का सा आपको, जिससे मतलब लगे कि पीछे कुछ है। तो ये ध्यान दो, ऐसे हल्का सा डॉटेड लाइन से ये इसको H1H2 कर रहे हैं। यहाँ पर H1 क्या कर रहे हैं, सॉरी, आज क्यों हैंग कर रहा है आपका ये H1, ये हो जाएगा H2, ये H3, ये H3, यहाँ पर 60 डिग्री से रोटेट कर दिए। ये H1, H2, H3, H1, H2, H3, इसको कहेंगे इक्लिप्स, इसको कहेंगे स्कैटर्ड। डाइहेड्रल एंगल यहाँ पर 0 डिग्री, 60 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल किसको कहेंगे, बता दिए ना, तो उसको जानते रहे, बार बार ना बताना पड़े। यहाँ पर डिग्री, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 12.4 किलो जूल, यहाँ पर 0 किलो जूल, कितना, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे गाच स्ट्रक्चर या स्क्यू। एथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन। एथेन ही नहीं, कोई भी। अच्छा, कन्फॉर्मेशन के लिए कितने आइटम चाहिए, मिनिमम 4, कितने चाहिए, 4, ठीक है। और कितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए, 3, कितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए, 3, 4 एटम के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड। चलो, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड। मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भैया, इक्लिप्स। इन बिटवीन eclipse and skew, in between eclipse and skew,
इन बिटवीन इक्लिप्स एंड स्क्यू, स्क्यू नहीं बेटा, स्टैगर्ड, सॉरी, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर are found known as skew or गाज। तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में कितने स्ट्रक्चर पाए जाएंगे भाई? देखो ऐसे है, ये 0 डिग्री है और 60 पर क्या हो गया स्टैगर्ड, तो 60 और 0 के बीच में कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। जैसे आप 0 था, 0.1 से, 0.2 से, 0.3 से, 0.4 से, 1.1 से, ऐसे बहुत सारा। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं जिसके बारे में बता ही नहीं सकते, इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे, काउंटलेस, जिसकी गणना करना कठिन है। ठीक है, तो ये चीज है। एनर्जी बैरियर बिटवीन टू, एनर्जी बैरियर बिटवीन टू, टू मतलब इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। इज 12.4 किलो जूल। ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, 12.4 किलो जूल है ना, वो सारी कहानियां लिख दी हैं जो कहानी आगे लिख रहे हैं वहां। अब इतनी एनर्जी अगर इसको इससे ले लिया जाए तो इसमें बदल जाएगा, और इसको दे दिया जाए तो इसमें बदल जाएगा, तो वही तो एनर्जी बैरियर हुआ, जो डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर about 75% staggered conformation are found। 75%, 100% क्यों नहीं पाया जाएगा? स्टैगर्ड तो सबसे स्टेबल है, तो चूंकि जो एनर्जी बैरियर है बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल कोलिजन उतना अटेंड हो जाता है, आपस में कोलाइड करते रहते हैं ना, तो इतने से ये एनर्जी मिल जाती है, तो एक दूसरे में बदलते रहते हैं। एच एनर्जी बैरियर इज वेरी लेस, which can be attained from simple collision। which can be attained from simple collision। तो एनर्जी बैरियर बहुत कम है जो सिंपल कोलिजन से प्राप्त हो सकता है। जो सिंपल कोलिजन से प्राप्त हो सकता है। रिमूव कर दें भैया, रिमूव कर दें। यहां पर ब्यूटेन या प्रोपेन, ये ध्यान दो, ये H, ये ध्यान दो, ये एथेन लिखे थे, क्या चेंज आ रहा है इसको देखते चलिएगा। ये H एथेन है ना, एक H को हम लोग CH3 कर देते हैं, तो ये प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या होगा, जो H दिख रहे थे उसमें एक H क्या हो गया, CH3, बाकी H ही रहे। ये सब कुछ वही इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू। ये 60 डिग्री पर, ये इक्लिप्स, ये क्या बेटा, स्टैगर्ड। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी
14.2 किलो जूल, यहाँ पर 0 किलो जूल। डाइहेड्रल एंगल कितना भैया, 0 डिग्री, 60 डिग्री। चलो बेटा आगे चले जाए। क्या, ब्यूटेन। ब्यूटेन में देखो बेटा, इधर इसी H को CH3 कर दिया जाए, H को क्या कर दिया जाए, CH3। तो ये ध्यान दो, अभी तक ये 2 कार्बन हुआ करते थे, अब दोनों कार्बन पर एक एक CH3 हो गया। और बॉन्ड कहां पर, ये देखो, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, बॉन्ड कहां पे रोटेट कर रहा है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में। और कौन कौन से CH3 रोटेट कर रहे हैं, कार्बन पहले और चौथे, ये पहला हो गया और ये चौथा हो गया। कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दो, ऐसे बना रहे हैं, ये ये जब आप दूसरी लाइंस दिखा रहे हो तो इसको बोल्ड भी दिखा सकते हो, यहाँ पे, यहाँ तो दिख ही रहा है ना, बस ये कहां जुड़ा वही नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान देना बेटा, ये कितने डिग्री से रोटेट किए हो, 60, कितने से, 60, कितने से, 60 डिग्री। इसका नाम क्या होगा, फुल्ली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, स्क्यू और गाच, पार्शियल इक्लिप्स, यहां पर लिख दे रहे हैं। और ये हो जाएगा एंटी स्टैगर्ड। थोड़ा सा पानी भैया, एक बॉटल पानी देना। ये क्या हो जाएगा बेटा, एंटी स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी ऑर्डर, एंटी स्टैगर्ड, स्क्यू,
partially eclipse, fully eclipse. भैया तो ये देखना यहाँ पर एनर्जी कितना जाएगा, 0 किलो जूल, 18.4 किलो जूल। लिखिएगा ए क्वेश्चन, व्हेन partially eclipse conformation, when partially eclipse conformation is rotated clockwise, rotated clockwise by clockwise by 120 degree, sorry 120 degree, the conformation obtained is। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकता है। अच्छा कौन कन्फॉर्मेशन मिलेगा, ध्यान दो बेटा, ये आपका क्या है, पार्शियल इक्लिप्स है, क्लॉकवाइज 120 रोटेट करना है, तो आपने यहाँ 60 रोटेट कर दिया है। अब अगर फिर 60 रोटेट किए ऐसे, तो ये CH3 कहां पर आ जाएगा, ये H यहां पे आ जाएगा, CH3 यहां पे आ जाएगा, H यहां पे आ जाएगा, ऐसा कहीं पे है? ये CH3H के करीब, CH3H के करीब है ना यहाँ पे, तो वही फिर मिल जाएगा, वही फिर क्या हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जरूरी थोड़े 120 रोटेट करे, 180 रोटेट कर दे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज कहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो कुल मिला के ऐसे भी क्वेश्चन पे हमें नजर रखना है। तो यहां पर हम ऑप्शन दे रहे हैं, पार्शियली इक्लिप्स या फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स और बेटा एंटी स्टैगर्ड BD स्क्यू, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल इक्लिप्स, मतलब पार्शियल इक्लिप्स को ही रोटेट किया गया था, फिर हमें क्या मिलेगा, पार्शियली इक्लिप्स ही मिलेगा। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उन पे आप ध्यान रखेंगे। इसमें एनर्जी बैरियर कितना हो जाएगा, 18 यहाँ पर एनर्जी बैरियर कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और एथेन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर, मोस्ट स्टेबल इज एंटी स्टैगर्ड, मोस्ट अनस्टेबल इज फुल्ली इक्लिप्स। स्टेबिलिटी ऑर्डर किस एंगल से रोटेट करने पर क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करने पर क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर क्या मिलेगा, याद रखेंगे ना। रिमूव करें, चलो बेटा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन चेयर, बूट, हाफ चेयर,
ये ट्विस्ट बोट है, ये हाफ चेयर है। यहां पर ध्यान देना बेटा, कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर HF HF, ये हो जाएगा 1.83 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी 1.83 एंगस्ट्रॉम होगी। वैसे 2.29 होता है, कितना होता है 2.29। स्टेबिलिटी ऑर्डर, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर। ये एनर्जी 0 किलो जूल, 23 किलो जूल, 29 किलो जूल, 44.5 किलो जूल। जो ऑब्जेक्टिव बुक बने हैं उसमें कुछ का हाफ चेयर का एनर्जी पूछ लिया है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है और कंपेयर करता है चेयर और बोट में, क्योंकि यही दो मोस्टली स्टेबल होते हैं, ठीक है, चेयर और बोट में। तो चेयर अच्छा, चेयर कन्फॉर्मेशन इज कायरल, एक बार पूछा गया था। कायरल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, अंडरलाइन कर लेना। चेयर इज कायरल, एक बार AIEEE में पूछा गया था, जब अलग मतलब जेई के साथ नहीं होता था, अलग होता था, तब पूछा गया था कि व्हिच वन इज कायरल, तो आंसर विल बी चेयर। और जो आया है AIEEE में या जेई मेंस में, वो आपके यहाँ आ सकता है, ऐसा नहीं कि कई बार दोनों एक ही साथ एक ही ईयर में आए हैं, ठीक है। चेयर इज कायरल। चलो आगे बेटा, चलो। In between chair and boat, in between chair and boat, boat is less stable due to eclipsing interaction। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। बोट मतलब बोट सॉरी चेयर में सारे हाइड्रोजन स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। सारे किस फॉर्म में होते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म में। बोट में कार्बन 2 3 5 और 6 का जो हाइड्रोजन है वो इक्लिप्स फॉर्म में होता है। जब इक्लिप्स होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्यों होगी वे फैक्टर इफेक्टिव में बताएंगे, और उसी को कहेंगे इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन ऑफ C2 C3 C5 एंड C6 आर इन, बोलो बेटा, इक्लिप्स सॉरी ऑफ बोट आर इन इक्लिप्स कंडीशन। While in chair all are in staggered form। अच्छा, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको उसी क्या कहेंगे, इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन। फ्लैगपोल
फ्लैगपोल इंटरेक्शन, फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ध्यान देना बेटा, ये HF का मतलब फ्लैगपोल हाइड्रोजन है। HF का मतलब क्या कहेंगे? फ्लैगपोल हाइड्रोजन। आपसे ये भी पूछा था फ्लैगपोल हाइड्रोजन किस कन्फॉर्मेशन में पाया जाता है? दैट इज बोर्ड। किस पोजीशन पे पाया जाएगा? 1 और 4। तो हाइड्रोजन आप पोजीशन 1 और 4, जिसको आप HF कर रहे हो, आप बोट कन्फॉर्मेशन, इज फ्लैगपोल हाइड्रोजन, इज फ्लैगपोल हाइड्रोजन, इज फ्लैगपोल हाइड्रोजन, an interaction between them is flagpole interaction, flagpole interaction, which decreases stability। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या क्या पूछा जा सकता है आपको बता दिया। स्टेबिलिटी ऑर्डर, एनर्जी बहुत रेयर है, पूछने की संभावना नहीं है, फिर भी याद रखेंगे। कौन सा कन्फॉर्मेशन कायरल है? चेयर बोट में कौन, मतलब बोट अनस्टेबल क्यों है, लेस स्टेबल क्यों है? तो आप कहेंगे उसके 2 रीजन हैं। कौन कौन? इक्लिप्सिंग और फ्लैगपोल। फ्लैगपोल इंटरेक्शन कहां पे पाया जाएगा? 1 और 4। किसके? बोट के। इक्लिप्सिंग कहां पाया जाएगा? 2, 3, 5 और 6 पोजीशन पे पाया जाएगा। ये सारी कंडीशन आप याद रखिएगा। मिटा दें इसको, लिख लियो पूरा, ठीक है। देखो बेटा, ये आपका चेयर है, ये ध्यान दो, सभी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं, HA HE, HA HE, HE HA, HA HE, HA HE, HA HE, ठीक है। हो गया बेटा, हो गया। अब ध्यान दो, HA को आप कहेंगे एक्सियल हाइड्रोजन, क्या कहेंगे? और HE को इक्वेटोरियल। HA एबव एंड बिलो द प्लेन होता है, HE इन एंड आउट द प्लेन होगा, इन एंड आउट द प्लेन होगा। कॉपी दोगे थोड़ा? ये ध्यान दो, जैसे ये एक प्लेन ले लिया, अरे लेंगे नहीं, चिंता, ठीक है। ये जैसे एक प्लेन हो गया। अब यहां पर ध्यान दो, ये एबव द प्लेन है पहले कार्बन का, और दूसरे कार्बन पे बिलो द प्लेन। तो ये ट्रांस है या सिस है? ट्रांस है। तो एक पर अगर एबव द प्लेन होगा तो दूसरे पर बिलो द प्लेन। और इसी तरह से HE ये आउट द प्लेन है और ये इन द प्लेन है। तो ये सिस है या ट्रांस है? ट्रांस। क्या है? पहले और दूसरे का ट्रांस। ये आउट था ना,
ये इन था, ये क्या होगा आउट। तो ये दोनों क्या है, सिस या ट्रांस, सिस। तो मतलब अल्टरनेट मैनर में सिस, और अल्टरनेट मैनर में क्या होंगे, सिस, और एडजेसेंट में क्या होंगे, ट्रांस। तो एच ए, ध्यान दीजिएगा, आर एच ई ऑफ अल्टरनेट कार्बन ट्रांस, एच ए आर एच ई ऑफ एडजेसेंट कार्बन, नहीं उल्टा लिख दिए, एडजेसेंट कार्बन। यहां पर ये सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। अल्टरनेट कार्बन सिस, एडजेसेंट कार्बन ट्रांस। एच ए एंड एच ई ऑफ एडजेसेंट कार्बन सिस। ध्यान रखिएगा, यहां पर एच ए और एच ए देखेंगे, एच ई मतलब यहां पर आर लिखा गया, अथवा मतलब या तो एच ए देखो या एच ई देखो। यहां पर एच ए एंड एच ई मतलब एक का एच ए देखें और दूसरे का एच ई, तब एडजेसेंट कार्बन का क्या हो जाएगा, सिस। लेकिन दोनों समान प्रकार के अगर हैं और एक मतलब एडजेसेंट पे हैं तो क्या हो जाएंगे, ट्रांस। मतलब पहले और दूसरे का एच ए क्या है, ट्रांस, पहले और तीसरे का एच ए सिस, पहले का एच ए और दूसरे का एच ई सिस। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है लेकिन ऐसे पूछेगा, ध्यान दो। सॉरी, ये सिस है या ट्रांस है, सिस है या ट्रांस, सिस। क्यों, ये कहां पे है, एच ए की जगह पे है, और ये कहां पे है, ये चीज की जगह पे। तो मतलब पहले का एच ए और एडजेसेंट मतलब दूसरे का एच ई, तो क्या हो जाएगा, सिस। बात समझ आ रही ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, एक बार नीट में मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो। ऐसे ये एच ए है, ये क्या है, एच ई, एच ए एच ई 90 डिग्री से रोटेट कर दिए, एच ए किस में बदल गया, एच ई किस में बदल गया, एच ए में। मतलब अगर किसी कार्बन के अकॉर्डिंग बॉन्ड को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो एच ए एच ई में और एच ई एच ए में बदल जाएगा। इस घटना को कहते हैं रिंग फ्लिपिंग। क्या कहते हैं, रिंग फ्लिपिंग। तो लिख लीजिएगा, if bond is rotated by 90 degree on one carbon, then HA and HE interconverted, HA and HE interconverted। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन लिखा गया वन कार्बन, तो किसी कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बॉन्ड को 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो एच ए और एच ई इंटरकन्वर्ट मतलब एक दूसरे में बदल जाएंगे, एच ए एच ई में और एच ई एच ए में। एंड फिनोमिना मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इज नोन एज रिंग फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग कहेंगे। फिनोमिना इज नोन एज रिंग फ्लिपिंग। इस फिनोमिना क्या कहें बेटा,
रिंग फ्लिपिंग कहेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिमूव कर दें? रिमूव कर दिया जाए? नहीं लिख पाए बेटा? लिख नहीं पाए अभी? रिमूव करें? चलो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन। पहला, इक्लिप्सिंग, हाँ इक्लिप्सिंग इंट्रैक्शन हो गया है। टार्सियोनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। पहला क्या हो जाएगा बेटा? स्टेरिक स्ट्रेन। थोड़ा सा समझना है, ये ध्यान दो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। कार्बन है और क्या भैया? हाइड्रोजन। ये दोनों एच आपस में जुड़े हैं या नहीं? नहीं, नहीं जुड़े। लेकिन इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, इनमें रिपल्सन होगा। तो स्ट्रेन डेवलप ड्यू टू रिपल्सन। जैसे आप दोनों तो एक साथ बैठे हो, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं बैठे हो, कुछ मामला ऐसा भी होता है, कई बार आप दोनों भी बात हो सकता है, ठीक है, जबकि एक बेंच पे नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं तो बैठे हो। तो नॉन बॉन्डेड एटम बोलने चल रहे हैं। नॉन बॉन्डेड एटम का मतलब ये नहीं कि वो जुड़ा ही नहीं है, वो कहीं जुड़ा है, आपस में नहीं जुड़ा है, आपस में नहीं जुड़ा है। तो इस डायग्राम से समझोगे तभी समझ पाओगे, लिखने लैंग्वेज में नहीं समझ पाओगे। तो ये डायग्राम इसलिए बना दिया, इनके बीच में जो, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो रिपल्सन होगा, उससे जो स्ट्रेन डेवलप होगी, उसको क्या कहेंगे? स्टेरिक स्ट्रेन। यहां पर रिपल्सन डेवलप, रिपल्सन डेवलप रिपल्सन नहीं बेटा, स्ट्रेन डेवलप, सॉरी स्ट्रेन डेवलप। ड्यू टू रिपल्सन in between electron cloud of non-bonded atom। दूसरा है टार्सियोनल स्ट्रेन, हिंदी में कहते हैं ऐठन विकृत। इसको स्टेरिक को कहेंगे त्रिविम, त्रिविम विकृति, ठीक है। और टार्सियोनल स्ट्रेन, TORSIONL, टार्सियोनल, ऐठन विकृति। यहां पर ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये आपस में नहीं जुड़े, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ होंगे, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन होगा। यहां पर ध्यान दो, ये आपस में नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में भी रिपल्सन हो सकता है। इस रिपल्सन के कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा, उसको क्या कहेंगे? टार्सियोनल स्ट्रेन, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? स्टेरिक स्ट्रेन। डायग्राम बना लेना। स्ट्रेन डेवलप इन बिटवीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, स्ट्रेन डेवलप
इन बिटवीन नहीं, फिर गलत हो रहा है। ड्यू टू रिपल्सन इन बिटवीन से इलेक्ट्रॉन पेयर, ड्यू टू रिपल्सन in between say electron pair of non-bonded atom। अब ध्यान दो, इधर ध्यान से देखो, ये जो कंडीशन है ये इक्लिप्स है या स्टैगर्ड, और ये यहां पर ये नॉन बॉन्डेड एटम है, ध्यान देना, ये नॉन बॉन्डेड एटम है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। अब नजदीक हैं या अब मतलब इक्लिप्स में या स्टैगर्ड में, इक्लिप्स में, इक्लिप्स में नजदीक हैं और स्टैगर्ड में, तो कहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, इक्लिप्स में या स्टैगर्ड में, इक्लिप्स में। ये इनका शेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इक्लिप्स में नजदीक है या स्टैगर्ड में, इक्लिप्स में। तो इसका मतलब यहाँ इस कंडीशन में है तो इनके नजदीक हैं तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में रिपल्सन कम होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इक्लिप्स कंडीशन है वो कम स्टेबल होती है, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन कम स्टेबल होती है। क्यों भैया? स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सियोनल स्ट्रेन का लिख लगे यहां पर, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल ड्यू टू, बोलो बेटा, स्टेरिक स्ट्रेन एंड टॉर्सियोनल स्ट्रेन। अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्सियोनल स्ट्रेन, बोथ, एंगल स्ट्रेन, तो क्या बोलेंगे? बोथ। ठीक है, एंगल स्ट्रेन। अगला है एंगल स्ट्रेन। यहां पर ध्यान देता, ये साइक्लोप्रोपेन है। क्या है? यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना है? तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109.28। ये साइक्लो ब्यूटेन है, एंगल कितना है? 90 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो अब अगर ये जैसे मान लो ऐसे हाथ हम फैला के खड़े हैं, यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और हाथ थोड़ा एंगल कम कर लिए, तो कहां रिपल्सन ज्यादा है? एंगल जब कम कर लिए ना, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक आ जाएंगे, रिपल्सन बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन इज लेस स्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। लिख लेंगे साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन is less stable due to angle strain। ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ठीक बेटा, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। चलें भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान देना, अगर किसी कन्फॉर्मेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इफ एनी कन्फॉर्मेशन हैज हाइड्रोजन बॉन्ड then stability increases।
इफ एनी कन्फॉर्मेशन हैज हाइड्रोजन बॉन्ड देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है यहां तक कि और पीछे करना पड़ेगा? ठीक है, अगर किसी भी कन्फॉर्मेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ध्यान देना, हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें से एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया है, जो पूछा गया वो नहीं बना रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं, दोनों के आंसर सेम है। ठीक है, अभी आपने ब्यूटेन बनाया था, क्या बनाया था? तो देखो ब्यूटेन, ये आपका ब्यूटेन है, सॉरी भैया ये आपका क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने स्ट्रक्चर आपने बनाया था? 4। कितना बनाया था? 4 बनाया था। अब जहां पर आपका CH3 था वहीं पर हमने OH कर दिया। अब ये क्या बन गया? ग्लाइकॉल। क्या बन गया बेटा? ग्लाइकॉल। इसका मतलब 4 ही स्ट्रक्चर यहां पर भी बनेंगे। भाई उसी CH3 को OH मान लो, CH3 क्या मान लो, तो वही 4 स्ट्रक्चर यहां पर रिपीट मार दे रहे हैं। ये ध्यान दो। ऊपर से ले रहे हैं यहां पर। ये यहां पर क्या हो जाएगा? OH OH H H H H OH OH H H, ये OH ये H H OH H H। अब ध्यान दो भैया, ये यहां पर अगर देखा जाए दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा गाच वाला, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, आप कह सकते हो यहां पर भी तो होगी। तो ऐसे अगर है तो बहुत नजदीक है ना, तो उसके ऑक्सीजन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, H के द्वारा अट्रैक्शन कम होगा। अब ऐसे दूर हो गया तो ऑक्सीजन तो दूर हो गया लेकिन H पास आ गया। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? ये क्या, इसका क्या नाम है? फुल्ली इक्लिप्स। इसको स्क्यू, पार्शियली इक्लिप्स, इसको क्या बोले बेटा? एंटी स्टैगर्ड। सबसे स्टेबल कौन बोले थे उसमें पीछे? लेकिन अब यहां पर क्या होगा? स्क्यू, फिर एंटी स्टैगर्ड, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर बेटा ये एक तो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि व्हाई स्क्यू इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहीं पर कितने स्ट्रक्चर क्वेश्चन हो सकते हैं? ठीक है, व्हाई स्क्यू इज मोस्ट स्टेबल पूछा गया था। व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल? स्क्यू। स्टेबिलिटी ऑर्डर, 3 क्वेश्चन बना ना। तो ये हमने ग्लाइकॉल के लिए पढ़ाया और यही पूछा गया था। इसी OH की जगह पे हटा दें, OH को, OH की जगह पे अगर F कर दिया जाए तो कुछ बदलने वाला है। यहां पर F कर दिया जाए, यहां पर F और H के बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, तो क्या हो जाएगा? इसको अभी तक ग्लाइकॉल कह रहे थे, अब F कह देंगे तो CH2OH CH2F, तो यहां से नंबरिंग करके 2 फ्लोरो इथेनॉल हो जाएगा। तो किसके बारे में पूछा गया था? 2 फ्लोरो इथेनॉल के बारे में। तो खैर ग्लाइकॉल का है तो ग्लाइकॉल ही रहने देते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा?
किसके लिए, एक किसके लिए सही है, ग्लाइकॉल और 2-फ्लोरो इथेनॉल, दोनों के लिए सही होगा। अब 2-फ्लोरो इथेनॉल का अगर स्ट्रक्चर आप लिखना चाह रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2OH। बस डायग्राम ऐसे बनेगा, अभी बनाया ही था। OH की जगह पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। OH की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, F आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो वही जो बताया आपको, इतना टाइम नहीं सब एक एक क्वेश्चन कराते चलें, लेकिन क्वेश्चन सब बताते चल रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिलेगा कि मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि नोट्स में ना मिले। वो रिमूव कर दें इसको क्या। अगला फैक्टर है पोलरिटी। ये ध्यान देना बेटा, पोलरिटी में क्या होगा कि अगर कन्फॉर्मेशन के अपोजिट पोल नजदीक आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई प्लस माइनस आ रहा है और प्लस प्लस आ रहा है तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो लिख लेंगे इफ अपोजिट पोल कम्स क्लोजर then polarity increases। अब ये भी लिखना पड़ेगा सिमिलर कम्स क्लोजर स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। भाई अपोजिट नजदीक आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब सिमिलर नजदीक आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो आपको पढ़ा रहे थे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पढ़ा दिए। पिछले लेक्चर पे आप ये हमें बताइएगा कि इरिथ्रो और थ्रियो के बारे में कुछ बताए थे या नहीं पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो चलो रिमूव कर दें। कुछ टर्म ऐसे हैं जो अलग से तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उसको हम कहीं कहीं पर पढ़ाते समय, आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते समय यूज करेंगे। जैसे इरिथ्रो एंड थ्रियो टाइप ऑफ नेमिंग, इरिथ्रो एंड थ्रियो टाइप ऑफ नेमिंग, इरिथ्रो एंड थ्रियो टाइप। done in compound having 2 chiral carbon, chiral carbon with at least one common group, with at least one common group। ठीक है, if common group on same side, erythro, if common group on opposite side, थ्रियो। क्या हो जाएगा, थ्रियो। कॉमन ग्रुप सेम साइड में होगा तो इरिथ्रो, अपोजिट साइड में होगा तो थ्रियो। इधर आना बेटा, ये CH3, ये H, ये Cl, ये H, Br, ये मान लो C2H5। ये कॉमन ग्रुप क्या है, ये कायरल कार्बन है दो। कॉमन ग्रुप क्या है, H, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इरिथ्रो। उसके बाद जो भी आईयूपीएसी नेम लिखना है लिख दो। तो आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंटेन। इन्हीं को अपोजिट साइड में कर दो।
क्या कहें बेटा, इसको थ्रियो, बाकी आईयूपीएसी नेम वही होगा। और ये जो इरिथ्रो और थ्रियो हैं ये डाई स्टीरियोमर हैं भाई, स्टीरियो आइसोमर है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो ये डाई स्टीरियोमर भी होते हैं। इरिथ्रो एंड थ्रियो आर डाई स्टीरियोमर। आर डाई स्टीरियोमर। ठीक बेटा, इसको थोड़ा सा रिमूव कर दे क्या, ये ध्यान दो, रिमूव कर रहे हैं। एक और देख रहे हैं, एक वर्ड और यूज करेंगे प्रातः समय, यहां पर स्टीरियो स्पेसिफिक, अभी बाद में बताते हैं। यहां पर ध्यान दो, कोई भी एल्कीन, ये है जैसे सिस एल्कीन है, क्या भैया, सिस एल्कीन है, यहां पर सिस एडिशन है, सिन एडिशन, ये सब पढ़ाया आगे, बस आप याद रखना, ठीक है। सिस एल्कीन पर अगर सिन एडिशन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीसो होगा या इरिथ्रो होगा। उल्टा कर दो, इधर दो, ये एडिशन हुआ ना, इसी को इधर कर दो, तो ये माइनस, मतलब एडिशन का क्या हो जाएगा, रिमूवल, एडिशन का क्या हो जाएगा, तो मतलब अगर मीसो से सिन फॉर्म में रिमूव किया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सिस एल्कीन। जैसे स्कूल लेवल पे तो ये पूछते हैं कि ठीक है रिएक्शन कंप्लीट करो, जुड़ा क्या बना, तो आपने बता दिया फला बना फला नहीं बना, लेकिन कंपटीशन लेवल पे ये भी सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, अब बताओ, तब फंस गए। अरे यहां थोड़े, ये तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर ये ट्रांस एल्कीन है और एडिशन सिन है भैया, तो ये बनेगा डीएल मिक्सचर R3O। मतलब अगर ध्यान रखिएगा, अगर ये सेम होगा तो यहां पर मीसो बनेगा, जैसे सिस सिन, सिन का भी मतलब सिस होता है, तो ये मीसो या इरिथ्रो बनेगा, और अगर ये अपोजिट हुआ तो डीएल या 3O बनेगा, ठीक है। यहां पर सिस एल्कीन, बोलो आगे क्या, एंटी एडिशन, ये ध्यान, यहां पर क्या, डीएल मिक्सचर, ये चीज आप बेटा याद रखना, R3O। ट्रांस एल्कीन, बोलो भैया, एंटी एडिशन, तो क्या करा जाए, मीसो आर इरिथ्रो, दीज आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये क्या कहलाएंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहेंगे इनको। क्या होते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, अब एक लाइन में बता देते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, नहीं पूछेगा, फिर क्या, फिर बता क्यों रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे रिएक्शन होगा तब पूछेगा कि रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, रिजियो सेलेक्टिव क्या है, तब बताना पड़ेगा, बात रहे ना। तो पहले तो जानो कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है। तो ध्यान दो, आपने यहां पर ध्यान दो, आपने कहा जब ट्रांस एल्कीन होगा और ट्रांस एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा तो मीसो प्रोडक्ट ही बनेगा, ऐसा बताया ना। इसका मतलब एक ये स्टीरियो आइसोमर है
तो पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर से पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। मतलब जब किसी विशेष स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट से कोई विशेष स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट प्राप्त हो तब उसे क्या कहेंगे? स्टीरियो स्पेसिफिक कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट gives specific stereoisomeric product। स्टीरियोआइसोमेरिक प्रोडक्ट, ये ध्यान देना, इधर ध्यान दो। ये एल्कीन आपका क्या है? ट्रांस, क्या है भैया? ट्रांस। ये ध्यान दो, ये Br2 लिक्विड है। क्या बेटा? Br2 लिक्विड। तो Br2 का, Br2 नहीं, X2 हैलोजन का एडिशन और रिमूवल, जिसका एडिशन एंटी होगा उसका रिमूवल भी एंटी होगा। तो इसका एडिशन भी एंटी है और रिमूवल भी क्या है? तो इन चारों में से कौन सा रिएक्शन लिख रहे हैं? एल्कीन आपका ट्रांस है, एडिशन क्या हो रहा है? एंटी, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? मीसो। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? CH3HBr, सॉरी C, यहां पर Br, यहां पर HCBr, यहां पर क्या हो गया बेटा? मीसो। अब यही ध्यान देना, वो ये भी बताया था, यहां पर ध्यान दो। अब इन्हीं दोनों Br2 को निकालना पड़े तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। वो तो जानना है एल्कीन बनेगा कि Br2 निकलेगा तो बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन अब पूछ लिया सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन दोनों, तो क्या बताएंगे? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? कैसा रिएक्शन है? स्टीरियो स्पेसिफिक। और तीन हैं, तीन जो एंटी एडिशन और रिमूवल देते हैं। कौन कौन भैया? हैलोजन, HAX और HOX, यही तीन, बाकी रटने की जरूरत ही नहीं है। एडिशन एंड रिमूवल, रिमूवल आप बोलो बेटा। X2, HX एंड HOX आर एंटी। तो इनका एडिशन और रिमूवल दोनों क्या होगा? एंटी। बाकी जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सिस पढ़ेंगे। तो अब एक जगह लिखा दिया इनका एडिशन एंटी है, इनका सिस है, इनका एंटी, ऐसे चलता रहेगा सिस एंटी, तो उसमें आप फिर परेशान रहोगे। तो एक साथ ही जान लो किसका एंटी है और किसका सिस है, बाकी सबका सिस होगा। कहीं पर एक आध और एंटी मिलेंगे तो वहां पर उसका विशेष रूप से एक आध रिएक्शन है तो उसको लिखवा देंगे वहां। ठीक है, लेकिन ये जहां पर जुड़ेंगे या जहां से निकलेंगे इनका हमेशा क्या होगा? एंटी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं। एक लाइन और, स्टीरियो स्पेसिफिक है ना, स्टीरियो सिलेक्टिव बता रहे हैं। ध्यान रखिए दोनों में अंतर क्या है, ध्यान देना बेटा। इस रिएक्शन को अगर आपसे कहा जाए कि क्या स्टीरियो सिलेक्टिव बोल दें तो आप कहोगे हाँ बोल दो, आप कहोगे हाँ बोल दो। तो फिर स्पेसिफिक और सिलेक्टिव में अंतर क्या होगा? जो सिलेक्टिव है उसके प्रोडक्ट में विशेष रूप की स्टीरियो आइसोमेरिक पाई जानी चाहिए। पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही? पाई जा रही। कौन सी? मीसो। जबकि डीएल भी बन सकता था, नहीं बना। डीएल बन सकता था, अगर इसी Br की मुंडी घुमा दो तो डीएल बन जाएगा, नहीं बना, बन गया ना। तो विशेष आइसोमेरिक पाई गई कि नहीं पाई गई? तो सिलेक्टिव में क्या है कि रिएक्टेंट में स्टीरियो आइसोमेरिक हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। मैं सिलेक्टिव में हम केवल प्रोडक्ट में देखेंगे, सिलेक्टिव में हम लोग किस में देखेंगे? और स्पेसिफिक में दोनों में देखेंगे।
ये डिफरेंस है। तो अगर दोनों में है तभी आप स्पेसिफिक बोलेंगे, किसी भी एक में है तो आप सिलेक्टिव बोल सकते हैं। किसी भी एक में नहीं, मेनली प्रोडक्ट में है। रिएक्टेंट में है या नहीं में से कोई मतलब ही नहीं है, प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन लिख लेंगे, स्टीरियो सिलेक्टिव। इफ product of reaction is specific stereoisomer, specific stereoisomer, ध्यान देना, ये ध्यान देना बेटा, CH3 ये C, ये एल्काइन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एल्काइन। पढ़ाएंगे जब आपको हाइड्रोकार्बन पे आएंगे। ये ध्यान देना, ये यहां पर लिक्विड अमोनिया और सोडियम ले रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एक आध ही जगह पढ़ेंगे, मोस्टली एल्काइन में ही पढ़ेंगे और कहीं नहीं पढ़ाएंगे आपको। ये एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में रिड्यूस करेगा, किसमें, ट्रांस एल्कीन में। और तब रिड्यूस करेगा जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर ध्यान दो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं, तभी रिड्यूस करेगा। अगर हाइड्रोजन होगा तब रिड्यूस नहीं करेगा। हाँ, अरे सर ये गलत कर दिए, सिस बना दिए। क्या बना दिए, सिस। बनाना क्या था, ट्रांस। तो ये ट्रांस। तो ये देखो यहां पर आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमर है नहीं, सिस ट्रांस बन नहीं सकता। और यहां पर ट्रांस स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये सिलेक्टिव है या स्पेसिफिक है या दोनों है, तो ये केवल सिलेक्टिव है, ये स्पेसिफिक नहीं है। मतलब जो स्पेसिफिक है वो सिलेक्टिव हो सकता है, लेकिन जो सिलेक्टिव है वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता। मतलब जो सिलेक्टिव है वो स्पेसिफिक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिक है वो सिलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया सोडियम reduces alkyne into trans alkene if hydrogen is not present on triple bond। इसको बिर्च रिडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बिर्च रिडक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, चलो बस लास्ट लाइन इधर हम दो, ये हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक और सिलेक्टिव दोनों हो गया। अब एक चीज बेटा आपको बताना चाहेंगे कि चाहे तो लिख लेंगे, सिलेक्टिव स्टीरियो सिलेक्टिव में बी स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव में बी स्टीरियो स्पेसिफिक, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज मतलब इसका उल्टा सही नहीं होगा, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। क्या बोले, स्टीरियो सिलेक्टिव या स्पेसिफिक पहले बोले थे, उल्टा बोलना है, स्टीरियो स्पेसिफिक सिलेक्टिव हो जाएगा। सॉरी, स्टीरियो उसको पहले स्पेसिफिक करो, स्टीरियो स्पेसिफिक में भी सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक में भी सिलेक्टिव, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसको लिखे कि नहीं लिखे, अभी नहीं लिखे, अच्छा ठीक है। यहां पर एक ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना बेटा, ये स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन या साइक्लिक कंपाउंड, तो यहां ध्यान देना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन।
ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू बेयर। बेयर स्ट्रेन थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन थ्योरी में पढ़ना नहीं है। तो बेयर के अकॉर्डिंग अगर पूछ लिया जाए साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लो ब्यूटेन, पेंटेन तो हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ये ध्यान देना बेटा। तो आइसोमेरिज्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब ये ध्यान रखना ये है कि रिएक्शन मैकेनिज्म से आप लोग एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ पर अभी तक था आइसोमेरिज्म में नहीं थे, नहीं पार्टिकुलर टॉपिक नहीं आएगा, अगला टॉपिक आएगा, ठीक है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म सब एक दूसरे से जुड़े होंगे तो फिर आपको परेशान करेगा, इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखना है। ठीक भैया, ठीक बेटा।